हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस बायो अगेन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सबसे जो पार्ट 1 था, सबसे पहला जो पार्ट था, उसके अंदर हमने डिजीज को डिस्कस किया कि कौन कौन से तरह के पैथोजन होते हैं, पैथोजेंस हैं क्या, कौन सा पैथोजन कौन सी डिजीज कोज कर रहा है। जो एनसीईआरटी का बेस था वो हमने सारा वहां पे क्लियर किया। इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है क्या, कितने तरह की इम्यूनिटी हो सकती है और उनके आगे टाइप्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं। जिन बच्चों ने फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पहले उन 2 पार्ट्स पे जाएं और उनको देखें। उसके बाद आप ये 3rd पार्ट, that is about the vaccination and immunization, totally NCERT बेस हमारी ये वीडियोस रहेंगी, बिकॉज ना ही तो सीबीएसई के अंदर ना ही नीट के अंदर आपका बियॉन्ड एनसीईआरटी कुछ आने वाला है। सो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन 2 टर्म्स है ये हमारे पास और दोनों ही रिलेटेड हैं। वैक्सीनेशन होता है तो आपको इम्यूनिटी मिलती है, क्लियर। सो वैक्सीनेशन इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन की वजह से आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है। एनसीईआरटी रीड करते हैं। प्रिंसिपल क्या है इम्यूनाइजेशन का, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार देखा गया है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ये क्या है, चलो पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। देखो समझो ध्यान से, इम्यूनाइजेशन तभी की जाती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं। ये मेमोरी सेल्स एक पैथोजन जब आपकी बॉडी को एंटर करता है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी बना लेती है, ताकि सेम टाइप ऑफ पैथोजन जब भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे आपकी बॉडी को पहले से ही पता हो इसको मारना है। उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में ऑलरेडी बनी होंगी, बस उसका प्रोडक्शन जो है इतना हाई हो जाएगा कि एंटीजन आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन। ये प्रिंसिपल है कि आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स हैं और वो याद रख सकते हैं। इसका हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एक छोटा बच्चा घर में अकेला है, कोई भी चोर आया गेट पे, ठीक है, उसने कहा कि उसको बहला लिया, फुसला लिया कि मैं तुम्हारे पापा का फ्रेंड हूं, ये है वो है। बच्चे ने उसको हो सकता है अंदर बैठा ले। अब क्या करेगा, वो बच्चे को हार्म पहुंचा के घर से चीजें चुरा के ले जाए। लेकिन क्या सेम टाइप ऑफ पर्सन जब दरवाजे पे आएगा क्या वो बच्चा डोर ओपन करेगा, क्या उसको एंटर होने देगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस बच्चे के माइंड में मेमोरी बन चुकी है कि ये मुझे हार्म पहुंचाने वाला है, मुझे इसको घर के अंदर एंटर नहीं करने देना। राइट, इसी तरह से बॉडी के अंदर है एक अलग पैथोजन जो कभी बॉडी के अंदर एंटर नहीं किया, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उसको समझने में और हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है उसको एक्टिव होने में, एंटीबॉडीज बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और हो सकता है वो टाइम इतना ज्यादा हो गया कि आपकी बॉडी में पैथोजन ने बहुत अच्छे से अटैक कर दिया, बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया, बहुत सारे सेल्स को डैमेज कर दिया। अधिकतर पैथोजन है ना बहुत होशियार है। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के सबसे पहले उन सेल्स को अटैक करता है जो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपका HIV हो, कैंसरस सेल हो, ठीक है। तो यही सब करता है वो। हर एंटीजन का काम ये है कि सबसे पहले उसको इनएक्टिव किया जाए। जैसे एक घर में जब चोर घुसता है सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास को डैमेज करेगा या उन सब चीजों को डैमेज करेगा जिससे उसकी पहचान हो सके, तो वो अपना बचाव करता है। और उसके बाद इतनी ज्यादा वीक हो जाती है बॉडी कि वो उसके अगेंस्ट लड़ ही नहीं पाती है। लेकिन इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए बॉडी को, ऑलरेडी मेमोरी सेल बने हुए हैं, रिस्पॉन्स इतना हाई होता है कि आपकी बॉडी को डैमेज कम से कम होगा। लेट अस डिस्कस दिस। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स of pathogen or inactivated weakened pathogen are introduced into the body. Antigenic proteins of pathogen, एंटीजन जो है उसका एंटीडोट तैयार कर लिया जाए, वो बॉडी में प्रोवाइड कर दें, या इनएक्टिव पैथोजन को बॉडी में डाल दिया जाए। ये दोनों ही तरह की वैक्सीनेशन है। एक से एक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाएगी या हम क्या करते हैं बाहर से एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर ऑलरेडी डाल देते हैं। तो ये 2 तरह की वैक्सीनेशन होती है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स।
जो एंटीबॉडी हमने बॉडी के अंदर डाली, ये एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगी ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। द वैक्सीनेशंस आर ऑल्सो जनरेट मेमोरी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, जो कि उनको रिकॉग्नाइज करते हैं क्विकली, जल्दी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाए तो जल्दी से उसको पहचान लेंगे कि पहले भी आया था, बॉडी को हार्म किया था, इसको हमने मारना है। So if a person is infected with the same deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject that performed antibodies or antitoxin, a preparation containing antibodies to the toxin। वही सब है कि देखो आपकी बॉडी को एक हीट किल्ड डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी में एंटर किया, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनवाई। अब कभी भी इन फ्यूचर सेम टाइप ऑफ पैथोजन जो कि लाइव है, डेडली है, आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बने होंगे, वो जल्दी से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करा देंगी ताकि आपकी बॉडी को हार्म कम से कम हो। सो even in case of snake bites, injection which is given to the patient contain performed antibodies। directly antibody आप बॉडी में डाल रहे हो, पर्सन के अंदर डाल रहे हो, that is passive immunization। और एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जो कि हम इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करने का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट। जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें बार बार एक एक चीज को दोबारा रिपीट किया हुआ है, एक फ्लो में नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। सो इम्यून रिस्पॉन्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, दैट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम वाला, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो आपका मेमोरी सेल्स के थ्रू आता है, जो जब भी आपका एक एंटीजन जो है आपकी बॉडी में सेकेंड टाइम एनकाउंटर करता है, जब तब बनता है। सो इसके अलावा हम पढ़ते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी से वैक्सीन जो तैयार की जाए, बहुत बार मैं इस पर डिस्कस भी कर चुकी हूँ। आरडीएनए टेक्नोलॉजी एक बोन है हमारी मेडिकल लाइन के अंदर, इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें प्रोड्यूस हो चुकी हैं जिसकी वजह से हम लाइव पैथोजन से बच सकते हैं, वैक्सीन तैयार करते हैं। बहुत सारी हमारी मशीन्स ऐसी हैं जो कि हमें मेडिकल फील्ड में हमें हेल्प कर रही हैं। So rDNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria, yeast। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ना तो डेड वायरस को प्रोड्यूस कराएंगे बॉडी के अंदर, ना उसको हम डालेंगे, सीधा हमने ऐसा प्रोटीन तैयार कर लिया किसी भी पैथोजन की हेल्प से जो बॉडी के अंदर एंटीडोट बना देगा, इससे बॉडी को कम से कम हार्म पहुंचता है। वैक्सीन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस अप्रोच अलो लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हम किसी भी वैक्सीन को बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। इसमें हम पैथोजन की हेल्प से ही उसके अगेंस्ट हम क्या बनाते हैं, कोई भी एंटीडोट जो है उसका तैयार कर सकते हैं। बायोटेक का बहुत ही अच्छी यूनिट जो है आपके सिलेबस में है, तो वहां से भी आपको बहुत सारी नॉलेज गेन हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है एलर्जीज। अब एलर्जीज है क्या, देखो इम्यूनिटी क्या होती है, बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स जब एक्टिव हो जाएं तो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी मिल गई, ठीक है। एलर्जी क्या है, मान लो डस्ट पार्टिकल, देखो धूल मिट्टी तो है हर जगह है, लेकिन उससे आपकी बॉडी के अंदर डस्ट आपकी बॉडी के अंदर गई, एक दो स्नीज करके बंदा रुक जाता है। कई लोगों को देखा होगा डस्ट गई अंदर और छींकना शुरू भाई, मतलब रुक ही नहीं रहे, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, सौ छींके एक साथ आती हैं। वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है बॉडी का, वो नेगेटिव है। आपका इम्यून रिस्पॉन्स इतना एक्टिव हो गया कि वो रुक ही नहीं रहा। एग्रीगेट रिस्पॉन्स, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, इतनी ज्यादा आपके इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया कि वो एक पैथोजन को मार के ही छुटकारा पाएगा, उसके बाद भी नहीं। कई बार डस्ट पार्टिकल तो निकल गया, लेकिन आपकी जो लाइनिंग है नोज की वो इतनी ज्यादा रप्चर हो चुकी है कि आपका जीना मुश्किल हो गया, तो वो होती है एलर्जी। सो एलर्जी क्या है, एक्सा एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम का किसी भी सर्टेन एंटीजन की, जरूरी नहीं है डस्ट की। कई लोगों को व्हीट एलर्जी है, कई लोगों को राइस एलर्जी है। अब कहोगे राइस व्हीट ये तो हमारा खाना था, न्यूट्रिशन था, इसके अगेंस्ट बॉडी ने इम्यूनिटी कैसे बना ली, है ना। देखो जो चीजें हमारी बॉडी के लिए सही थी उसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी बना ली, राइट। क्योंकि चावल क्या आपकी बॉडी का हिस्सा है, नहीं है। क्या गेहूं आपकी बॉडी का हिस्सा है, नहीं है। वो हमारी बॉडी के लिए पैथोजन है। पैथोजन सेंस व्हाट, पैथोजन मान लिया बॉडी ने, बॉडी के लिए सही था, लेकिन क्योंकि बॉडी का हिस्सा नहीं है उसको एंटीजन मान लिया, फॉरेन सब्सटेंस मान लिया। बॉडी का जो हिस्सा होगा उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं बना रहा। कुछ भी आप खा रहे हो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लिया। अब चावल आपकी बॉडी के अंदर गया, बॉडी को लगा वो एंटीजन है, वो फॉरेन पार्टिकल है,
आपके इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स तैयार कर लिया कि वो बॉडी के लिए खतरनाक है, इसको भगाओ। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। अब जब हम बड़े हो गए तो हमें पता है ताऊ, नाना, चाचा, फूफा कौन है हमारे, है ना। एक बहुत छोटा बच्चा है, वो सिर्फ उसकी गोदी में जाना चाहेगा जिसकी गोदी में वो डेली जा रहा है, उसके लिए वो अपने हैं। कोई बाहर से रिलेटिव आया, उसने उसको लिया, आजा बेटे आजा, ठीक है, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, है तो वो घर का ही ना, लेकिन उसको नहीं पता। ऐसे बॉडी के साथ हुआ, वो बेचारी कंफ्यूज होगी कि क्या हो रहा है। वेट हमारी बॉडी के लिए सही था, बट बॉडी ने क्या किया, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना ली। उसको लगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, उसको मारना शुरू किया। अब जब भी कोई ऐसा इंसान जिसको किसी एक पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट एलर्जी है, पीनट्स के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों को होती है, जब भी वो खाएंगे ना तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, हलचल हुई बॉडी में, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, किसी को रैशेज हो जाते हैं, किसी को स्नीजिंग हो जाती है, तो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स आपको वहां पे मिलते हैं। ठीक है, ये सब इम्यून सिस्टम के बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हो जाता है। सो व्हाट इज एलर्जी? एग्रीगेट रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, किसी भी एंटीजन के थ्रू, कुछ भी हो सकता है, ये पैथोजन भी हो सकता है, या फिर ये कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, खाने की चीज हो सकती है, परफ्यूम्स हो सकते हैं, डॉग्स के जो बाल होते हैं वो हो सकते हैं। तो किसी भी चीज के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना लेती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो इस टाइम पे, वो अधिकतर रहती हैं IgE टाइप। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। एलर्जी तो हम पढ़ लेते हैं, नोट्स दे दिए टीचर ने, उससे पढ़ लिया। जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसी पे क्वेश्चन आएगा। एलर्जी के टाइम कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है? दैट इज IgE टाइप। हाँ जी, तो जान बोल। इंसान कैसे कैसे पता चलता है कि इसको वीट से क्या वो तो देखो खाने से पता लगेगा, जैसे किसी ने वीट खा रहा है जो। लेकिन क्यों कैसे? मतलब जैसे उसको राइस है लेकिन उसको वीट से नहीं है, तो दूसरे बंदे को राइस है वीट से नहीं है। क्योंकि हर एक, जैसे राइस है, उसका जेनेटिक मेकअप अलग होगा, जीन्स अलग होंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं आ रहे। कार्बोहाइड्रेट जो उसका है वो हमें सूट नहीं आ रहा, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट बनाई है। क्योंकि जो एलर्जी होती है ना, ओपन कर दो उसको, जो एलर्जी होती है ना वो एक पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट ही बनती है। ठीक है, क्लियर? सो एलर्जी, वही तो बोले, ये स्पेसिफिक है। क्या है ये? स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी अगेंस्ट बन गई, किसी को डस्ट के अगेंस्ट है, किसी को परफ्यूम के अगेंस्ट है, किसी को राइस के अगेंस्ट है। तो वो जो एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट की चेन है, तो राइस भी कार्ब्स है और हमारा गेहूं भी कार्ब है ना, बट वो अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग है उनके, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई। क्लियर? इसमें इन्वॉल्व कौन से? इम्यूनोग्लोबुलिन, IG होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी E टाइप की, बहुत सारी होती हैं, AGM। इन्वॉल्व कौन सी है इसमें? IgE। ये ऐसा करती है। कोई कंफ्यूजन? कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस। एलर्जन कौन होगा? जो एलर्जी कॉज करेगा। माइट्स इन डस्ट, पोलन, बहुत सारी फसलें जो होती हैं जब वो ग्रो करती हैं, उनके पोलन उड़ते हैं इधर उधर, तो लोगों को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। गेहूं से हो सकती है ना, किसी भी तरह के पोलन ग्रेन से, उसके अगेंस्ट हमें एलर्जी हो जाती है। एनिमल डेंडर, जो पशु है उसके छोटे छोटे बाल जो होते हैं, उसके अगेंस्ट हमें हो सकती है। सिम्टम क्या रहेंगे एलर्जी के? स्नीजिंग हो सकती है, आंखों में पानी आना, वाटरी आईज, रनिंग नोज, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, भाई सांस ही नहीं आ रही है आपको। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल। देखो ये दो केमिकल हैं, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ये बॉडी में होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी ये रिलीज करती है ताकि उस एंटीजन को मारा जा सके। हाँ, साइनस इज ऑल्सो, साइनस तो चलो आपकी जो नोज की जो वेन्स होती है वो दबने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, एलर्जी इज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, किसी को सिगरेट स्मोक के जो पार्टिकल्स है उससे हो सकता है। ठीक है, तो इन सब पार्टिकल से हमें एलर्जी हो सकती है। साइनस का एक अपना रोल है, वो इतना ज्यादा वो एलर्जी में हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो मास्ट सेल है हमारी बॉडी में, क्लियर? इम्यून सेल्स हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, हिस्टामिन सेरोटोनिन बॉडी में प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया तभी एलर्जी रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, कोई भी एंटीजन जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा ना तो ये प्रोड्यूस होता है उसको भगाने के लिए।
बहुत ज्यादा रिलीज हुआ तो एलर्जी कोज होगी, मतलब इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, नोज की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, ब्रोंकाई जो होती है उसकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, ट्रैकिया की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, उससे आप छींकोगे, खांसोगे, या आपकी बॉडी में कुछ रैशेस हो जाएंगे, तो ये सब इसकी वजह से है। केमिकल कौन से इन्वॉल्व है ये याद रखेंगे। सबसे पहले क्या किया, एलर्जी की डेफिनेशन, ठीक है, क्यों हुआ, एलर्जन क्या है, कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, कॉमन एलर्जन कौन कौन से हैं, सिम्टम क्या है, एलर्जी जो होती है तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिखेगा अपनी बॉडी के अंदर चेंज, है ना, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, ये सब दिखेगा आपको। द पेशेंट इज एक्सपोज्ड और इंजेक्टेड विद स्मॉल डोसेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडीड। क्या बोल रहे हैं, अब डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि बच्चे को या किसी को भी किस चीज से एलर्जी है, तो वो जब भी हम गए ना डॉक्टर के पास तो पूछता है आपको क्या क्या हुआ, उसके बेसिस पे अपना डायग्नोज तैयार करता है, ठीक है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, 3-4 चीजें उसने ले ली, तो वो अब पेशेंट के ब्लड में, या पेशेंट का सैंपल ले लिया ब्लड का, उसमें वो इंजेक्ट करके देखेगा, जिसके अगेंस्ट एलर्जी होगी तो उसके अगेंस्ट हिस्टामिन और ये हमारा बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा, तो पता लग जाता है, ये डायग्नोज है, डॉक्टर पता लगाएगा ना किसके अगेंस्ट आपको एलर्जी है, तभी तो मेडिसिन ट्रीटमेंट बाद में होता है, ठीक है, सिम्टम पूछे जाते हैं क्या हो रहा है आपको, डायग्नोज होगा कि है क्या एक्चुअली, फिर तो ट्रीटमेंट देंगे। तो डायग्नोज के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी एलर्जन की का हमें या डॉक्टर को शक होता है कि ये एलर्जन एलर्जी कोज कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, एलर्जी कोज कराएंगे, मतलब उसको ब्लड में डालेंगे और उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि कौन से एलर्जन की वजह से एलर्जी हुई है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? सो द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, देखो हिस्टामिन बॉडी में ज्यादा आया तो हम क्या देंगे पेशेंट को, एंटीहिस्टामिन, तो हिस्टामिन जो बॉडी में बन रहा है वो खत्म हो जाए, एंटीडोट तैयार करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी बॉडी में तकलीफ हुई उसका एंटीडोट तैयार कर दो, बॉडी में उस टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एलर्जी की भी बहुत सारी दवाइयां होती हैं, वो यही होती है सारी, जिस भी वजह से एलर्जी हुई है और उससे बॉडी में क्या केमिकल रिलीज हुआ उसके अगेंस्ट एंटीडोट हमने उसका तैयार कर दिया। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट इज एड्रेनालाइन, स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। 11th क्लास हमने अच्छे से पढ़ी हो तो ये वर्ड हमें पता होगा, एड्रेनालिन। व्हाट इज एड्रेनालिन? स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अब आ गए हमारे बोर्ड्स के एग्जाम नियर बाय, पेपर से पहले हमारे गूज़बम्स हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रिजल्ट से पहले होगा डर, स्ट्रेस, क्यों हुआ, किडनी के ऊपर ग्लैंड है एड्रेनालाइन ग्लैंड, वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है एड्रेनालाइन, सब कुछ बायोलॉजी की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से आपका सर्कुलेशन सिस्टम बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ जाती है डर के मारे, स्ट्रेस जैसे ही आएगा ना एड्रेनालाइन बॉडी में रिलीज होगा जिससे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट काम करना जल्दी कर देगा, या गूज़बम्स आने शुरू हो जाएंगे, स्वेटिंग होना जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये एड्रेनालाइन जो है वो बॉडी में एलर्जी कोज करता है, मतलब इसकी वजह से एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालाइन, स्ट्रेस ना हो बॉडी को, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में एलर्जन एंटर हुआ बॉडी को स्ट्रेस हुआ, उस टाइम हो सकता है हमारा एड्रेनालाइन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं बाहर से वो इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जिससे बॉडी में स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्टेरॉइड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो ये सब बॉडी को के अंदर जो एलर्जी के सिम्टम्स बने हैं, स्नीजिंग है या कोई भी सिम्टम है, उसको कम कर देता है उस टाइम के लिए। क्लियर, एलर्जी खत्म नहीं हुई है उस टाइम के लिए कम कर दिया, राइट। जैसे आप एविल की गोली ले लेते हो एलर्जी को खत्म करने के लिए, वो भी यही करती है। क्लियर, नेक्स्ट है somehow modern days lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitive to allergens। बॉडी की इम्यूनिटी कम कर दिया और बहुत सारे एलर्जन हमें, मतलब जो मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं, पॉल्यूशन के अगेंस्ट एलर्जी, इसके अगेंस्ट एलर्जी, अस्थमा बहुत सारा देखा जाता है बच्चों के अंदर, तो इसी वजह से है वो। क्लियर, एस्थमा, एलर्जीज ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे एनवायरमेंट के। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। समझो ध्यान से, अब हम आजकल क्या करते हैं, बच्चों को ना बहुत एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखते हैं, ऐसे नहीं छूना छोटे बच्चे को, ठीक है, सैनिटाइज करो हाथ, ये करो वो करो, उससे क्या होगा, बच्चा कभी ऐसे एनवायरमेंट में गया ही नहीं, जितना ज्यादा पैथोजन से बचा रहेगा। अब ऐसा तो नहीं कि पूरी लाइफ उसको घर के अंदर ही बैठा के रखोगे, है ना। अब जो गांव में बच्चे होते हैं मिट्टी में खेलते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, यहां से शहर से बच्चा उठ के गांव में गया, मिट्टी में खेला, नेक्स्ट टाइम बीमार, हॉस्पिटल पहुंच गया, क्यों, क्योंकि उसके लिए वो पैथोजन नए हैं, उसने एनकाउंटर नहीं किया उनसे।
गांव वाला बच्चा रोज मिट्टी में खेल रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, उसकी बॉडी में बन गई इम्यूनिटी। जितनी ज्यादा पैथोजन से हम डेली लाइफ में एनकाउंटर करेंगे, बॉडी के अंदर उतनी ही इम्यूनिटी बनेगी, उतने ही हम स्ट्रांग होंगे। अब ये बचपन में बन जाए तो बढ़िया है, क्योंकि बचपन में स्प्लीन का साइज होता है बड़ा, जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे स्प्लीन हो जाता है छोटा। स्प्लीन प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स हमारे सारे वहीं से बन के निकलते हैं। तो जब बच्चा छोटा है और वो जब तक अपनी प्यूबर्टी तक पहुंचा, जितनी उसके अंदर इम्यूनिटी जिस पैथोजन के अंदर बन गई, के अगेंस्ट बन गई, वो बन गई। बुढ़ापे में तुम चाहो कि अब हम पूरा स्ट्रांग बन जाएं, आज हम मिट्टी में खेलेंगे, ठीक है, वो नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? तो बचपन से लेके छोटे बच्चे जो हैं प्यूबर्टी तक बन गई, इम्यूनिटी बन गई। प्यूबर्टी के बाद तो भाई स्ट्रेस इतने सारे हैं, पता नहीं कौन कौन से, ठीक है। तो इस टाइम इम्यूनिटी बनना सही नहीं होगा, बनेगी नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा एलर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट, क्लियर। नेक्स्ट, ऑटो इम्यून। अब देखो हम बोलें कि भाई इम्यूनिटी जितनी ज्यादा उतना अच्छा, क्या ये सही बात है? इम्यूनिटी जितनी ज्यादा बॉडी के अंदर उतनी सही। किसी के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी बना ले बॉडी। देखो एक तो दिखाया इम्यूनिटी ज्यादा, एग्जैक्ट ग्रेट रिस्पॉन्स की वजह से एलर्जी हुई है। एक तो बताते इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए कि छींकते ही रहो सारा दिन। छींकना इज गुड, डस्ट पार्टिकल बाहर निकलेंगे आपके, ठीक है, लेकिन वो छींकते रहो, बॉडी में कुछ भी दिक्कत है ना, आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका जो रिस्पॉन्स है वो निकल नहीं पाएगा, आउटकम नहीं निकल पाएगी। इसी तरह का एक टॉपिक हमारा ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो से क्या समझते हो? 3 पहियों वाला ऑटो रिक्शा, सेल्फ, ये वर्ड क्या है? सेल्फ इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी वो है जो एक एंटीजन के अगेंस्ट बनाई जाए। कई बार बेचारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में डिफरेंशिएट करना भूल गई। जैसे मैंने तुम्हें एक छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया, है तो हमारा रिलेटिव, हो सकता है क्लोज रिलेटिव हो, लेकिन बेचारा आया है 1 साल के बाद, ठीक है। तो उसको बच्चे ने देख के रोना शुरू कर दिया, उसको लगा कि फॉरेन पार्टिकल्स को भगाओ यहां से, राइट। हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा होगा। हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं कई बार हमारे खुद के सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेते हैं। कोई ऐसा सेल हो जो बॉडी को बहुत हेल्प कर रहा है, उसके अगेंस्ट बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई और उसको खा गया, तो वो सेल जो कि बॉडी के लिए जरूरी था, क्या बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मान लो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने वाले सेल खत्म हो जाए बॉडी में, बोन्स में कैल्शियम खत्म, बोन्स टूटना स्टार्ट करेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें एग्जांपल है आपका एक रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ओल्ड एज के टाइम में ज्यादा होता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है। आपकी बॉडी के सेल्स, सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ मतलब अपने, नॉन सेल्फ मतलब बाहर के, इम्यूनिटी बननी चाहिए थी बाहर के सेल्स के अगेंस्ट, लेकिन बॉडी ने क्या किया, खुद के सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना ली, ठीक है। इसीलिए हमें होती है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज या ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर, ठीक है। बॉडी ने सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस समझना बंद कर दिया, ठीक है। और मतलब मेरी बॉडी है, कोई फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी में एंटर नहीं किया, आराम से बैठी हुई हूं, और मेरी खुद की बॉडी सेल्स को ही खाना शुरू कर दिया इम्यून सेल्स ने, एंटीबॉडीज ने। तो क्या सही है? ये नहीं है। एंटीबॉडीज बनना हमेशा सही नहीं है। आपकी बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाए, वो खतरनाक हो सकती हैं। दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्लियर। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स, किसमें बनती है अधिकतर? हायर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी है। बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, ये उन सभी जानवरों में इंक्लूडिंग अस जिनमें रीढ़ की हड्डी है, उनके अंदर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं। पैथोजन फ्रॉम द सेल्स, व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस। भाई क्यों बन रहा है ये क्यों हो रहा है बॉडी के अंदर, हमें पता ही नहीं है। और जो भी ऐसी बीमारी है ना जिसका बेस नहीं पता कि क्यों होता है, उसका इलाज करना मुश्किल है। चाहे वो कैंसर हो, है ना, इलाज नहीं है। कैंसर क्यों हुआ है हमें नहीं पता, है ना। हम आइडिया लगा सकते हैं इस वजह से हुआ होगा, लेकिन कोई भी कैंसर पेशेंट ये पूछे डॉक्टर से कि मेरे को ये बीमारी क्यों हुई, डॉक्टर के पास आंसर नहीं है, ठीक है। कुछ कैंसर के अगेंस्ट है, जैसे कि भाई किसी को थ्रोट कैंसर है, पियो सिगरेट उसकी वजह से है ना। कुछ की है, लेकिन ल्यूकेमिया की बात करूं, ब्लड कैंसर की बात करें, कैसे ब्लड के अंदर आया हमें नहीं पता, क्लियर। चलो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण है क्या एक्चुअली हमें नहीं पता। सो भाई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी ने सेल्फ मतलब अपने सेल को अटैक करना शुरू कर दिया, खतरनाक हो गया, जिससे
डैमेज इन द बॉडी, और जिसको हमने बोला ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें याद क्या करना है क्या ये? एक तो कौन सी डिजीज है जिसमें बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस करना भूल जाए, सेल्फ सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर दे, इस तरह के डैमेज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल के नाम पे भाई तुम याद करोगे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है। डन। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यूनिटी के नाम पे बॉडी के अंदर क्या क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था WBC, वैसे भी छोटी क्लास में पढ़ते आए। व्हाट इज WBC? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। दो तरह की हैं, उसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के नाम पे क्या क्या है आपके पास वो हमने पढ़ना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत बार देखे जाते हैं यहां से। लिम्फोइड ऑर्गन्स पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। देखो, लिम्फोइड ऑर्गन हमने क्यों लिया? क्योंकि लिम्फोसाइट वर्ड से, लिम्फोसाइट। WBC जो होंगे ना, WBC उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। WBC दो तरह की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के भी टाइप्स होते हैं, तो इनका ये टाइप है लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट, दो तरह की लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, ये लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्यों बोला? क्योंकि लिम्फ में होते हैं। बॉडी के अंदर फ्लूइड दो तरह के हैं, एक रहता है ब्लड और दूसरा रहता है लिम्फ। अब जिन बच्चों को नहीं पता लिम्फ क्या है वो समझ लो, आपकी आर्टरीज में, आपकी वेन्स में, आपकी कैपिलरीज में दौड़ता है ब्लड। ठीक है, ब्लड आया, ब्लड मान लो टिश्यू में गया, किस में गया? टिश्यू में। जब ये टिश्यू में जाता है तो कैपिलरीज के थ्रू जाता है। थिन वेसल्स हैं ये जो ब्लड को टिश्यू में लेके जाती हैं। अब कैपिलरीज मान लो एक कैपिलरी है, इससे ब्लड कई बार बाहर आना शुरू हो जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन टिश्यू के अंदर। आप किसी टिश्यू को काटोगे उसमें ब्लड ब्लड मिलेगा आपको, बट देखो ब्लड के अंदर है क्या क्या, ध्यान से समझो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। आरबीसी का साइज बड़ा है, ये आरबीसी है, आरबीसी का साइज बड़ा है तो ब्लड से बाहर, मतलब इन वेसल से बाहर नहीं आ पाई कैपिलरी से। डब्ल्यूबीसी आ गई, प्लेटलेट्स आ गई, प्लाज्मा आ गया। ब्लड का कलर रेड किस वजह से? कौन सा सेल की वजह से? आरबीसी की वजह से। आरबीसी तो अंदर ही है, कैपिलरी के अंदर ही है। टिश्यू में सिर्फ क्या है? डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। और डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज्यादा आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक तरह की डब्ल्यूबीसी है। और ये आ गई बाहर टिश्यू के अंदर। तो जो ये फ्लूइड, ये लिक्विड जो बाहर आ गया ना, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। ये किसके अंदर आया? लिम्फ के अंदर। किसके अंदर आया? तो ये जो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी के, जो लिम्फ के अंदर आ गए, इसको हमने बोल दिया लिम्फोसाइट। क्या बोल दिया? लिम्फोसाइट। समझ आ रही है बात? तो समझो ब्लड जो है, ब्लड जो है वो कैपिलरी से बाहर आ जाता है टिश्यू के अंदर। किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। कैपिलरी से अधिकतर चीजें बाहर आ जाती हैं, लेकिन आरबीसी नहीं आ पाती, साइज बड़ा है इसका, तो जो कैपिलरी है ना उसे बाहर नहीं आ पाया। कौन कौन सी चीजें आ सकते हैं? डब्ल्यूबीसी आ सकता है, प्लेटलेट आ सकता है, प्लाज्मा आ सकता है। ठीक है, ये सारा आ गया बाहर। लेकिन देखो ब्लड तो बाहर आ गया, आरबीसी नहीं आई, तो ये जो ब्लड होगा जो टिश्यू में आया, इसको हमने लिम्फ नाम दिया। क्या नाम दिया? लिम्फ। इसका कलर कलरलेस है। ब्लड का कलर कैसा था? रेड, क्योंकि ब्लड में तो आरबीसी है, बाहर आरबीसी नहीं है। ठीक है, और ये जो जितने भी लिम्फोसाइट, यानी जितने भी डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होंगे, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो ब्लड से ज्यादा यहाँ पे काम करते हैं टिश्यू के अंदर। ठीक है, ये पूरा होता है जहां पे लिम्फ दौड़ रहा है, ये हो गया टिश्यू के अंदर दौड़ रहा है। इसको रन करने के लिए भी तो बॉडी में वेसल्स होंगी, ये पूरा सिस्टम कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलेंगे? तो बॉडी में एक तो वेसल्स हैं, ब्लड को ड्रेन करने के लिए, लिम्फ को भी तो रन करने के लिए बॉडी में सिस्टम होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। एक्चुअल इम्यूनिटी इसी सिस्टम के अंदर होती है, लिम्फ सिस्टम के अंदर। ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है, ब्लड का सिर्फ इतना काम है कि वो
ऑक्सीजन को, CO2 को ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। लेकिन जो लिम्फ के अंदर WBC है उसका काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। क्या काम है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। कोई कंफ्यूजन? सो लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। These are the organs where origin and maturation of and proliferation of lymphocyte occur. लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ही जो आपके लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये यहीं पे बनते हैं, यहीं पे मैच्योर होते हैं। दो ऑर्गन हम यहां पढ़ेंगे, बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो आपकी बोन्स के टिप पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? बोन्स की टिप्स पे। थाइमस ऑर्गन है, हार्ट के पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों ऑर्गन के अंदर ही आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनती भी है, मैच्योर भी होती है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो के अंदर बनी, बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हुई। टी लिम्फोसाइट बनी यहां पर, मैच्योर कहां हुई? थाइमस के अंदर। और जहां पे आपके लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट बनते हैं और मैच्योर होते हैं, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ध्यान से समझो, लिम्फोइड ऑर्गन वो जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराए। लिम्फोइड ऑर्गन्स दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले पढ़े प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के दो एग्जांपल, बोन मैरो एंड थाइमस। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो है जहां पे लिम्फोसाइट बनते हैं और मैच्योर होते हैं, बनते हैं और मैच्योर होते हैं। कौन कौन से हैं? बोन मैरो, थाइमस। बोन मैरो से बी याद कर लो, इनकी बी सेल। थाइमस टी से स्टार्ट हो रहा था, टी सेल्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखो, ये सारा आपकी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं आपके। ये लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरी सारी रन कर रही हैं, जैसे बॉडी में आर्टरीज, वेन चलती हैं। अब कहीं कहीं पे ना देखो गांठें बनी हुई हैं, दिख रही है ब्लू कलर में, ये आपकी लिम्फ नोड है। क्या है ये? लिम्फ नोड। यहीं पे एंटीबॉडीज बन के बैठी होती है। एंटीजन सीधा यहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड जब बॉडी में सर्कुलेट करेगा ना, तो इन लिम्फ नोड्स में से फिल्टर होके जाता है। तो ये क्या करती है लिम्फ नोड? ये एंटीजन को अपने पास ही रख लेती है। समझ आ रही बात? और यहीं पे पहुंचती है एंटीबॉडी बनके। क्या बनके? एंटीबॉडी। तो एंटीजन को एंटीबॉडी यहीं मिलती है, और इसका जो इससे जो लड़ाई करेगी ना एंटीबॉडी, वो यहीं पे करेगी, लिम्फ नोड्स के अंदर। क्लियर? पढ़ो इसको। आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर कहां पे हुए हमारे बी और टी सेल? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कहां हुए? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। उसके बाद देखो मैच्योर हो गए प्राइमरी ऑर्गन में, उसके बाद ये लिम्फोसाइट्स आपकी कहां पहुंचते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में उनको एंटीजन मिलेगा और एंटीबॉडीज वहां रहेंगी, और वहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी की फाइट होगी। जो जीत गया वो जीत गया। एंटीजन जीत गया, फॉरेन पार्टिकल जीत गया, बॉडी को हार्म होगा। एंटीबॉडीज जीत गई तो एंटीजन किल हो जाएगा, हमारी बॉडी सही है, ठीक है। तो ये लड़ाई चलती रहती है बॉडी के अंदर। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स जो भी बताई थी ब्लू कलर की है, टॉन्सिल्स होते हैं आपके यहाँ पे। कई बार इंफेक्शन हो जाए ना में गले की, तो ये टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। क्यों फूलते हैं? क्योंकि यहीं पे एंटीजन आएगा, एंटीबॉडीज यहीं पे आई है, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी, तो वो गांठ बन जाती है। वो उस टाइम के लिए सही भी है। यदि वो सूजे ना ना तो बॉडी में इन्फेक्शन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल्स उभर जाते हैं आपकी, इसी वजह से, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं उस टाइम पे। तो गले में खराश, गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर पेयर्स पैच हैं जो कि आपको इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। अपेंडिक्स, बहुत बार पूछते हैं बच्चे, ये अपेंडिक्स क्यों है हमारी बॉडी में जब इसका काम ही नहीं है? अपेंडिक्स कहां प्रेजेंट है? इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट है, स्मॉल पार्ट मतलब लास्ट पार्ट हम बोलेंगे, छोटा सा पार्ट है। अब कई बार क्या होता है, अपेंडिक्स वैसे तो है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ये इम्यून सेल्स बनाती है, इन्फेक्शन से हमें बचाती है। इंटेस्टाइन में जितने भी इन्फेक्शन हो जाएंगे अपेंडिक्स बचाएगी आपको, लेकिन अपेंडिक्स है ना इस तरह से बंद है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में आपके वेस्ट जाता है। क्या जाता है? जो भी खाया उसका वेस्ट चला गया। कई बार फूड पार्टिकल यहां फंस जाते हैं, इसके आगे तो निकलने का रास्ता ही नहीं है, वापस ये बेचारे आ नहीं पाते। तो फूड पार्टिकल जब इसमें गंदगी चली गई ना, गंदगी कहीं भी जाएगी उसमें सूजन हो जाएगी अपेंडिक्स में, ये फूलना शुरू कर देगी। फिर ये बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर बॉम्ब, ये फट गया तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन, ठीक है। तो अपेंडिक्स को उस टाइम रिमूव करना पड़ता है। अपेंडिटाइटिस उसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। क्लियर? तो अपेंडिक्स का दर्द बहुत खतरनाक है, डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं इसको रिमूव ही करें उस टाइम पे, और काटना ही पड़ता है, निकालना ही पड़ता है इसको बॉडी से, क्योंकि यदि ये
इन्फेक्शन इसकी इतनी बढ़ गई, ये बॉडी के अंदर ही ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब एक तरह से, तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन, उस बंदे को मरने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि इतना ज्यादा फंक्शन है नहीं इसका, लेकिन कहीं ना कहीं फंक्शन है भी, क्योंकि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे और भी ऑर्गन्स हैं, तो इसको हम ज्यादा वेटेज नहीं देते। क्लियर? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड करती है द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोइड्स विद एंटीजन। यहां पे टी सेल जो बन गए हैं, मैच्योर हो गए ना, एंटीजन यहीं पे आएगा और यहीं पे इनकी दोनों की लड़ाई होगी, ये एंटीबॉडी बनाएगा या उसको खत्म करेगा, देख लेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह के, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन्स में बोन मैरो, थाइमस, जिसके अंदर बी सेल टी सेल बने और मैच्योर हुए। सेकेंडरी ऑर्गन में मैच्योर होने के बाद कहां चले जाएंगे बी टी सेल? सेकेंडरी ऑर्गन्स में, वहां पे एंटीजन आएगा और इन दोनों की लड़ाई होगी। तो एनकाउंटर दोनों का कहां हुआ? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। कोई कंफ्यूजन? डन। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स हमें इस फिगर के अंदर दी हुई है, यहां से आप पढ़ सकते हैं। ये लिम्फ नोड है बेटा, ये थाइमस होता है अर्ट के पास, ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लिम्फेटिक वेसल्स देखो यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, लिम्फ नोड बना रही है। क्या बना रही है? लिम्फ नोड। यहीं पे एंटीजन सीधा आता है, एंटीबॉडी भी यहीं पे होती है और दोनों आपस में लड़ती हैं। क्लियर? बॉन मैरो को हमने, देखो ये लाइन ही पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन टू बिकम इफेक्टर सेल्स। ये प्रोलिफरेट करेंगे, एंटीजन जो है अपना नंबर बढ़ा सकता है, एंटीबॉडी अपना नंबर बढ़ा सकती है, हो सकता है जो जीत गया वो जीत गया, उसके हिसाब से हमारी बॉडी को या तो हार्म पहुंचेगा या एंटीजन को मार दिया जाएगा। अब देखो, बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, जहां पे ब्लड सेल्स जो है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट वो प्रोड्यूस हुई। बी हो या टी हो, दोनों कहां बने? बोन मैरो में। बी सेल तो मैच्योर भी बोन मैरो में ही हो गए, टी सेल कहां गए? थाइमस में मैच्योर होने के लिए। दोनों सेल मैच्योर हो गए तो ये जाते हैं अलग अलग तरह के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ताकि एंटीजन से लड़ सके। क्लियर? थाइमस लॉब्ड स्ट्रक्चर है, लॉब्स होती हैं इसकी, कहां प्रेजेंट है? हार्ट के पास। ब्रेस्ट बोन जो स्टर्नम है हमारी, डेगर लाइक बोन है जो रिब्स को जोड़ के रखती है, उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। थाइमस बर्थ के टाइम लार्ज होता है, अभी बताया ना, बच्चों में बड़ा होता है। स्प्लीन का भी इस तरह से ही है, बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज। थाइमस प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा, तो जितनी इम्यूनिटी बन गई ठीक है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो स्प्लीन और थाइमस हमें, हमारे दो ऐसे ऑर्गन हैं जो हमें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड करते हैं माइक्रो एनवायरमेंट। क्या बोला कि थाइमस और बोन मैरो, यहीं पे जितनी भी टी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, वो मैच्योर हो रही है, डेवलप हो रही है। क्लियर? स्प्लीन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, मतलब इट कंटेन्स लिम्फोसाइट। स्प्लीन के अंदर क्या क्या होगा? लिम्फोसाइट होंगे, फेगोसाइट, ऐसे सेल जो फॉरेन पार्टिकल को सीधा खा जाते हैं, एंगल्फ कर जाते हैं। It acts as filter of the blood by trapping blood-borne organism. मीन्स जो पैथोजन होंगे ना, उसको ये छान लेगी, अपने पास रख लेगी, क्योंकि वहीं पे एंटीबॉडी बन के आएगी और एंटीबॉडी और एंटीजन वहां पे लड़ सके। ब्लड में नहीं जाएगा, पहले ब्लड को फिल्टर कर लिया इसने एक तरह से। स्प्लीन ऑल्सो हैज लार्ज रेजर्वियर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी। स्प्लीन में बहुत सारी आरबीसी होती हैं। नेक्स्ट, लिम्फ नोड्स वही ट्रैप कर रही है एंटीजन को, जो गांठें बनी हुई थी हमारी बॉडी के अंदर, एंटीजन को वो फंसा के रखेंगी। एंटीजन जो है यहाँ पे लिम्फ के अंदर, वो फिर क्या करता है? लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा। क्लियर? उसके बाद देयर इज लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी मतलब ट्रैकिया, ब्रोंकाई, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल, यूरोजेनिटल जहां से आप यूरिन पास करते हो, इनकी अंदर की लाइनिंग किससे बनी हुई है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि माल्ट से। इसमें हमें 1 मार्क में क्वेश्चन मिल सकता है। माल्ट क्या है? एक तरह का सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है, नाम है MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जितनी भी आपकी बॉडी में ट्यूब्स हैं, ट्रैक्ट हैं, उसके अंदर की लाइनिंग इससे बनी है, ताकि कोई भी इंफेक्शन वहां पहुंचे, एंटीजन वहां पहुंचे, वहां पे एंटीबॉडी बने और हमें इंफेक्शन से बचाया जा सके। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। तो लिम्फोइड टिश्यू जो हमने पढ़ा ना, उसका 50% कौन है? माल्ट है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फोइड टिश्यू। डन?